हेलो एवरीवन, आपका अपने प्लेटफॉर्म हेलो एवरीवन आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिद्धार्था ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस ऑनलाइन सीरीज में जीआईसी, एलटी ग्रेड और जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी में जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आते हैं और पीजीटी में 40 क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में 30 क्वेश्चन आते हैं, जीडीसी में भी जीएस के कुछ क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो अगर आप लोग जीएस की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर करना चाहते हैं तो आप लोग बेझिझक से और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। और यहाँ पर जीएस की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं जीएस की तैयारी सही ढंग से करना तो जिम्मेदारी अपनी जीएस की हमें सौंप दीजिए और मैं आपका 30 में 30 जीएस का करवा दूंगा, गारंटी लेता हूँ। और हम लोग जो लेक्चर चल रहा है ये जनरल साइंस का एक लेक्चर हो गया है और उसमें हम लोग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ रहे थे और उसी के आगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के आगे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो रिकैप करते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पहले हम लोग पोषण पढ़े। पोषण क्या होता है? मनुष्य होता है, उन्हें दैनिक जीवन में कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जब हम लोग पोषण लेंगे तभी हम लोग को ऊर्जा मिलेगी। और जैसे पेड़ पौधे हो गए, उनसे हम लोग पेड़ पौधों से हम क्या मिलता है? धान गेहूँ तैयार होता है, वही हम लोग उससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। खाते हैं तो हम लोग उसको उससे हम क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको स्वपोषी बोलते हैं। और मानो एनिमल्स एंड सो जो जानवर हो गए, जो जीवधारी हैं, वो दूसरे पे आश्रित होते हैं तो उन्हें परपोषी बोलते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और जो मनुष्य को पोषण प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें, कुछ तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो ये पोषक तत्व मनुष्य को जो पोषण मिलेगा वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। जो कार्बनिक होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा। और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक जल हो गए, खनिज हो गए, लवण हो गए। ओके, ये सब लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इससे पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, हम लोग मोनोसेक्राइड भी पढ़ चुके हैं। डाइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन क्या है, संयुक्त प्रोटीन क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन में कौन कौन से मुख्य प्रोटीन है, केराटिन कहाँ पाया जाता है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फैट क्या होता है? वसा का निर्माण वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। जो फैट होता है, फैट का निर्माण किससे होता है? जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बनता है। ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करने का क्या है? एक जरिया भी है। इससे फैट से हम लोग भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर आप 1 ग्राम फैट को खाते हैं तो आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो फैट होता है क्या होता है? ऊष्मारोधी होता है तथा आघातों से शरीर की सुरक्षा भी करती है। अगर आप कहीं कुछ आघात पहुंचता है आपके शरीर को, तो फैट क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करती है आपको। तो जो वसाएं भोजन, जो फैट होता है भोजन को स्वादिष्ट भी बनाती हैं। वसाओं से शरीर में को लगभग 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप फैट इंटेक करते हो तो हमारी शरीर लगभग 30% ऊर्जा प्राप्त करती है, केवल फैट से ही प्राप्त करती है। जो फैट होते हैं, फैट को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो देखते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो प्रायः 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाते हैं? ठोस अवस्था में जम जाती हैं। ओके, तो जम जाएंगी, कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको जंतु से प्राप्त जो फैट होता है। अगर कोई जंतु से, जैसे हम लोग घी हो गया, अगर 20 डिग्री इनको तापमान मिल गया तो ये क्या हो जाएंगी?
संतृप्त हो जाएंगी, वसा जम जाती हैं। और केवल मछली का तेल इसका अपवाद है। और मछली का तेल जंतु वसाओं में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। अगर बहुत लोग आप देखे होंगे कि जो सी कॉड जो मछली का कैप्सूल आता है जिसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है, ये अगर कैप्सूल खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। ये मछली के तेल का जो कैप्सूल बनना होता है। ओके, अब देखते हैं असंतृप्त वसा क्या होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। ये वह वसाएं होती हैं जो प्रायः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड अवस्था में पाई जाएंगी। और जो सैचुरेटेड एसिड होता है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जम जाता है। ओके, जैसे आपका सैचुरेटेड हो गया वो जंतु में पाए जाएंगी। जंतुओं का जो जिससे हम लोग घी बनाते हैं वो सैचुरेटेड में आएगा। लेकिन जो मछली का तेल होता है वो उसका सैचुरेटेड फैटी एसिड का अपवाद होता है। अब असंतृप्त जो वसाएं होती हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो नारियल का तेल इसका क्या है, अपवाद है। नारियल का तेल इसका क्या है, अपवाद है। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, डालडा में बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया पूछ लेता है कभी कभी किस में यूज होता है, तो ये वनस्पति घी को डालडा में बदला जाता है। इस क्रिया में निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होगा उसमें निकल की उपस्थिति, जो निकल हो NiC उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि पोषण के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा। अगर आप पोषक तत्व कुछ लेते हैं, जैसे आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.1 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलेगा आपको। और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम लेते हो तो 4.2 ग्राम ऊर्जा मिलेगी आपको। अगर फैट लेते हो आप तो 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम फैट आप लेते हो तो 9.3 ग्राम आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। अब देख लेते हैं कि कार्यशैली के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता। अगर कोई स्त्री है बैठकर काम करती है तो उसे दिन 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। वहीं पुरुष बैठकर काम करता है तो 2500 कैलोरी ऊर्जा उसको खर्च करने की आवश्यकता होगी। साधारण कोई काम करता है, अगर कोई साधारण काम करने वाला आदमी या पुरुष है, अगर महिला है तो 2500 कैलोरी और पुरुष है तो उसको 3000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होगी। साधारण काम करता है वो तो। और कठिन परिश्रम करने वाला स्त्री कोई है तो 3000 कैलोरी, और वही पुरुष करता है कठिन काम को तो 3600 कैलोरी उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं विटामिन क्या होती हैं। विटामिन वो होता है कि विटामिन में हम लोग देखते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं उसको संचालन करने के लिए आवश्यकता होती है विटामिन। और विटामिन की खोज सर्वप्रथम लूनिन महोदय ने किया था 1912 में। फंक तथा हॉकिंस ने विटामिन सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। फिर फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। पूछ लेगा कि सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फंक महोदय ने 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब देख लेते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि जो फैट होता है, फैट में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये DEK। तो फैट सॉल्युबल विटामिन पूछ लेगा एग्जाम में तो आप लोग याद रखिएगा ये D, E एंड K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, B एंड C। तो ADEK क्या है, फैट सॉल्युबल है, और B एंड C क्या है, B एंड C है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कि विटामिन ये क्या होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, अब डिटेल में पढ़ते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं
उसमें विटामिन ई है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, और रेटिनॉल इसका नाम है। तो ये कहाँ विटामिन ए कहाँ मिलेगा हम लोग को? तो विटामिन मिलेगा हम लोगों को गाय के दूध में मिलेगा, गाजर में मिलेगा, अंडे की जर्दी तथा सब्जियों में आदि पाए जाते हैं। विटामिन ई की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और जीरोफैथेलेमिया थैलेमिया वो एक जीरोफैथेलेमिया एक वो कुछ बीमारी हो जाती है। और रायनोडर्मा नामक रोग होता है। आँख की रेटिना में पाई जाने वाली शलाका की कोशिका में रोडोडॉप्सिन नामक पदार्थ पाया जाता है। जो रोडोडॉप्सिन के निर्माण में विटामिन ए क्या होता है? आवश्यकता होता है। रोडोडॉप्सिन के निर्माण में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन ए की कमी से शलाका कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। ये क्रमशः प्रकाश या अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। पूछ लेगा रोडोडॉप्सिन के निर्माण में कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से शलाका कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और जो रोडोडॉप्सिन होता है ये कम प्रकाश या अंधेरे में देखने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर ये रोडोडॉप्सिन जो तत्व होता है कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेटिना में पाई जाने वाली शंकु कोशिकाएं रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। ओके। और जो उल्लू की शलाका कोशिकाएं होती हैं, उल्लू की जो शलाका कोशिकाएं होती हैं तथा मुर्गे की शंकु कोशिकाएं ज़्यादा विकसित होती हैं। इसलिए लोग रात में ज़्यादा देखते हैं मुर्गे की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। पूछ लिखा एग्जाम में कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। वहीं जीरोथैलेमिया में नेत्र की कार्निया के नीचे कैरेटीन का जमाव हो जाता है, जिससे मनुष्य को देखने में परेशानी होती है। जीरोथैलेमिया में नेत्र की कार्निया के नीचे कैरेटीन का जमाव हो जाता है, जिससे मनुष्य को देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट और क्या है? राइनोडर्मा। जो राइनोडर्मा एक प्रकार का त्वचा रोग होता है। राइनोडर्मा क्या पूछ लेगा क्या है? तो राइनोडर्मा एक प्रकार का त्वचा रोग है। अंधेरे में जानवरों की आंखें टेपडम लूसिडम नामक पदार्थ के कारण चमकती हैं। आप लोग देखे होंगे कि डॉग हो, बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो, उसकी आंख में अगर टॉर्च मारते हो चमकता है। तो किस लिए चमकता है? उसमें ये नामक पदार्थ पाया जाता है, टेपडम और लूसिडम। ओके। अब देखते हैं विटामिन डी क्या होती है। विटामिन डी का निर्माण, जो विटामिन डी होता है इसका निर्माण होता है कहाँ पे? कैल्सीफेरॉल में होता है, रासायनिक पाया जाता है। जो विटामिन डी होगा इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी सूर्य से मिलता है, अंडे से मिलता है, दूध तथा मछली के तेल से मिलता है विटामिन। ओके। तो कहा इसको क्या नाम? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, अंडे में, दूध, मछली के तेल में, यहाँ सब पाया जाएगा। त्वचा के नीचे ऑर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? कैल्शियम में बदल जाता है। विटामिन डी अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। ओके।